हेलो बच्चों, और क्या हाल चाल आप सबका? सब बढ़िया, मस्त, बिंदास, झक्कास। चलिए यार, मैं भी मस्त हूँ। तो सबसे पहले यार, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने मोल के बारे में पढ़ा था। मोल टर्म का क्या मतलब होता है, इस चीज को जाना था, और यार 2-3 प्रॉब्लम भी किया था, ठीक है ना, मोल टर्म पे बेस्ड। तो फिर से यार मैं एक बार बतला देता हूँ कि मोल होता क्या है। तो मोल वॉज नथिंग, जस्ट अ नंबर, और वो कौन सा नंबर था? 6.022 into 10⁻23। मैंने क्या बोला? फिर से सुन ले यार, 6.022 into 10⁻23। मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, 1 मोल जब भी बोला जाए, फिर 1 मोल बोलते ही आपके दिमाग में ये नंबर आ जाना चाहिए। जैसे मैं बोलूंगा इधर 1 मोल, आपके दिमाग में ये नंबर आ जाना चाहिए, 6.022 into 10⁻23। मान ले यार मैं बात कर रहा हूँ 1 मोल कार्बन एटम की। यदि मैं 1 मोल कार्बन एटम बोलूं, इसका मतलब आप क्या समझोगे? 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। यदि मैं 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करूंगा, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। मतलब जहां भी 1 मोल आए तो आपके दिमाग में ये नंबर का घंटी बच जाना चाहिए। क्लियर? तो यार ये 1 मोल के बारे में ऑलरेडी यार हम लास्ट क्लास में बता चुके थे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो यार आज हम लोग एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? एटॉमिक मास के बारे में। तो यार चल जल्दी से हेडिंग डाल लो, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास देखो यार, सबसे पहले एटॉमिक मास में आने से पहले आप लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो। एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास मतलब एटम का मास। एटम को के मास को यार एटॉमिक मास कहेंगे। अब बात आती है यार, एटम का मास को मेजर कैसे किया जाए? कैसे एटम के मास को मेजर? यार एटम बहुत ही छोटा होता है ना। कितना छोटा है यार? इतना छोटा आपका आंख देख नहीं सकता है, बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। तो यार आप उसको कैसे मेजर करोगे? क्या उसको वेइंग मशीन पे रखकर उसका वेट मेजर करोगे? यार इतना छोटा होता, वेइंग मशीन पे कहां से रखोगे? नहीं मेजर कर सकते हो ना। तो फिर बात आती है यार, कहां से मेजर करें, कैसे मेजर करेंगे? तो यार आपको इतना सोचना भी नहीं है, ठीक है ना। उसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड है, ठीक है ना। साइंटिस्ट लोग के पास बहुत सारे मेथड है, और आपको यार अभी पीएचडी नहीं करना है, हाँ, इसलिए बस आपको यार एक रफ आइडिया होना चाहिए बस। हाँ, एटॉमिक मास ये होता है और ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक। आपको ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, आपको भी पीएचडी नहीं करना है, ठीक। साइंस की यार बात ही मत करो यार, साइंस की गहराई में जितना जाओगे यार उतना ही कम है यार। यहाँ से सन का डिस्टेंस मेजर करना है अपने को। तो क्या साइंटिस्ट ने अर्थ से लेकर एक टेप लिया और सन तक पहुंच गया, और वहां पहुंचने के बाद बोल रहे हैं यार देख कितना किलोमीटर आया, नोट कर। क्या ऐसे होता है? नहीं। साइंस तो यार उस चिड़िया का नाम है जो अनदेखी चीजों को भी क्या है, दिखला दे आपको। मतलब यार जो चीज हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन यार साइंस हमें उसके बारे में बतला दे रहा है। समझ रहे हो? मतलब एक जादू है यार, जादू यार जादू से बढ़कर है। मतलब जादू तो खुद ही यार एक साइंस है, और कहीं ना कहीं उससे भी बढ़कर है। और साइंस का यार नतीजा है कि यार मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और आप वहाँ बैठकर एज इट इज मुझे देख रहे हो। क्या यार, साइंस है। तो इसलिए यार साइंस की दुनिया में घुसना है तो थोड़ा पागल बनना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए साइंटिस्ट लोग क्या होता है, जो मतलब पागलपंती वाला जो सोच रखते हैं ना, वही लोग साइंटिस्ट बनते हैं। तो इसलिए आपको भी यार साइंटिस्ट बनना है ना, तो थोड़ा पागल हो जाओ, ठीक है ना। थोड़ा पागल जिससे बात करनी स्टार्ट कर दो। तो चल यार इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। अपने को क्या समझना है? एटॉमिक मास, ठीक। तो एटॉमिक मास देखो यार, सबसे पहले एटम को यार स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड, बहुत सारे मतलब मेथड्स होते हैं जिसके हेल्प से एटम का मास को मेजर किया जाता है। अब उसका क्या प्रोसेस है, नहीं है ये सब आपके काम करने की, ठीक है ना। जब आप पीएचडी करोगे तो आप यार जान लेना। हाँ, तो अब बात आती है एटॉमिक मास। तो अब किसी भी एटम का मास को हमें मेजर करना है। तो एटम के मास को मेजर करने के लिए क्या करा जाता है? किसी एक एटम को पकड़कर उसके मास को 1 यूनिट कर दिया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? किसी भी एटम का मास को 1 यूनिट कर दिया जाता है, और बाकी एटम का मास उसके रिलेटिव में असाइन कर दिया जाता है। तो यदि फर्स्ट अटेम्प्ट देखें एटॉमिक मास के लिए, तो हाइड्रोजन को 1 यूनिट कर दिया गया, हाइड्रोजन का मास को। अब यदि ऑक्सीजन एटम को देखा गया, तो ये पता चला स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड या जो भी हो, कि ऑक्सीजन का जो मास होता है वो हाइड्रोजन के मास का 16 टाइम्स होता है। तो देखिए, हमें हाइड्रोजन का एक्चुअल मास नहीं पता, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि ऑक्सीजन एटम का मास हाइड्रोजन से 16 गुना भारी है। इसका मतलब हाइड्रोजन को यदि मैं 1 AMU कहूंगा, तो ऑक्सीजन को क्या कहूंगा? 16 कह दूंगा। 16 यूनिट इसका मास हो जाएगा। इसी तरह से यदि कार्बन एटम की मास की बात करूं, तो कार्बन एटम का मास क्या हो जाएगा यार बच्चों? तो यार ये देखा गया कि कार्बन एटम जो है वो हाइड्रोजन के 12 टाइम्स होता है, 12 गुना भारी होता है कार्बन। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का यदि 1 यूनिट माने हैं, तो कार्बन का 12 यूनिट हो जाएगा मास। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से किसी भी एटम के मास को रिप्रेजेंट किया गया, और इसी रिप्रेजेंटेशन को रिलेटिव एटॉमिक मास कहा गया।
क्लियर है बच्चों? क्लियर है? चलिए यार, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे ना, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक, क्या पढ़ेंगे बच्चों? रिलेटिव एटॉमिक मास। तो यहां पे मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूं। चलो यार, कोई बात नहीं, यहां पे लिख देता हूं मैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास। देखिए यार, अब बात आती है यार, सबसे पहले हाइड्रोजन से स्टार्ट किया गया, ठीक, लेकिन फिर हाइड्रोजन के बाद फिर क्या किया साइंटिस्ट ने? किसी और एलिमेंट के रेस्पेक्ट में, मतलब किसी और एलिमेंट को रेफरेंस बनाकर बाकी एलिमेंट का एटॉमिक मास को असाइन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन को पकड़ा गया, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में सभी एलिमेंट का मास को मेजर किया गया। इसके बाद फिर ऑक्सीजन एलिमेंट को रेफरेंस माना गया, फिर ऑक्सीजन एलिमेंट को रेफरेंस मानकर बाकी सभी एलिमेंट का मास को, मतलब कि क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास लिखा गया। फिर ऑक्सीजन के बाद लास्ट में आया कार्बन, कार्बन एटम। और कार्बन में भी दो आइसोटोप्स होता है, एक C12 होता है और एक C14 होता है। तो इस कार्बन का जो 12 वाला आइसोटोप्स है ना, इसको एज अ रेफरेंस माना गया, एज अ स्टैंडर्ड माना गया, और सभी एटम का, एलिमेंट का जो मास होता है वो इस C12 के रेस्पेक्ट में दिया गया। तो अभी मैं मॉडर्न थ्योरी की बात करूं तो जो हम लोग एटॉमिक मास पढ़ते हैं वो इस C12 के रेस्पेक्ट में होता है। किसके रेस्पेक्ट में होता है बच्चों? C12 एटम के रेस्पेक्ट में होता है। क्लियर है यार, ये चीज क्लियर है? अब बात आती है यार C12 भी क्यों लिया गया। ठीक, तो यार इसके पीछे देखो यार, रीजन बहुत सारा हो सकता है। ठीक, एक तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये कि कार्बन 12 के आइसोटोप्स को यदि मैं रेफरेंस मान लूं ना, तो इसे बाकी एटम का जो एटॉमिक मास आता है वो एक कंप्लीटली होल नंबर तो नहीं आता। होल नंबर तो समझते हो ना, फ्रैक्शन नहीं, ठीक है ना, फ्रैक्शन नहीं। तो जो C12 को यदि रेफरेंस मान लिया जाए तो इसे बाकी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है एक होल नंबर आता है, अप्रॉक्सीमेटली मैं कह सकता हूं होल नंबर आता है मोस्ट ऑफ द एलिमेंट का। तो इसलिए C12 को ही एज अ स्टैंडर्ड, एज अ रेफरेंस मान लिया गया और बाकी सभी एलिमेंट को इसके रेस्पेक्ट में ही उसका एटॉमिक मास को असाइन कर दिया गया। क्लियर ये चीज बच्चों? क्लियर है? तो अब हम लोग आते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको किस तरह से डिफाइन किया गया। तो यार पहले चीज याद रखना, एटॉमिक मास है लेकिन आगे क्या लगा हुआ है? रिलेटिव लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे जो एटॉमिक मास को मेजर किया जा रहा है वो किसी के रिलेटिव मेजर किया जा रहा है। अब बात आ जाए किसके रिलेटिव मेजर किया जा रहा है, तो यार याद रखना आप लोग, किसके रिलेटिव? C12 एटम के रिलेटिव मेजर किया गया। और ये C12 को 1960 के आसपास, ठीक है ना, 1962 1963 के अप्रॉक्स में इस C12 को एज अ रेफरेंस माना गया। ठीक, तो यार रिलेटिव एटॉमिक मास को मैं डिफाइन कर देता हूं। ठीक, रिलेटिव एटॉमिक मास को आखिरकार डिफाइन कैसे किया जाए ये मैं मिटा देता हूं। तो देखो यार, रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है ना, ये हमें बताता है कि कोई भी एटम C12 के 1/12 पार्ट से कितना हेवियर है। यार ध्यान से सुनना, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? ये रिलेटिव एटॉमिक मास हमें बताता है कि कोई भी एटम कितना टाइम्स हेवियर है देन 1/12 मास ऑफ C12 एटम। अब यार यहाँ पे 1/12 मास ऑफ C12 एटम का मतलब पहले समझते हैं। 1/12 मास ऑफ C12 एटम, इसका मतलब समझते हैं। 1/12 मास ऑफ C12 एटम का मतलब क्या है कि C12 एटम का अपना यार कुछ मास रहा होगा ना, C12 एटम का अपना कुछ मास। तो जो भी उसका मास है ना, उसका 1/12 भाग कर दे। क्या बोला मैंने? C12 का एटम का जो भी अपना मास है ना, उसका 1/12 भाग कर दे, 1/12 मास कर ले। तो ये जो C12 एटम का 1/12 मास होगा ना, इसको तो सबसे पहले यार जान लो, इसी को 1 AMU कहा जाता। ठीक है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है ना, मिटाता नहीं हूँ, इसको बाहर कर देता हूँ। तो ये 1 AMU जो एटॉमिक मास यूनिट होता है, ये C12 एटम का 1/12 पार्ट को ही 1 AMU कह दिया जाता है। ठीक, अब बात आती है रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। तो ये बतलाता है रिलेटिव एटॉमिक मास, हाउ मेनी टाइम्स an atom is heavier than 1/12 mass of C12 atom। यहां पे यार ध्यान देना, how many times an atom is heavier than 1/12 mass of देखिए C12 से कितना टाइम्स हेवियर है ये नहीं हो रहा है। ध्यान देना, रिलेटिव एटॉमिक मास डिफाइन करते समय कि C12 एटम के मास से कितना गुना, ये नहीं, C12 के 1/12 से वो कितना टाइम्स हेवियर है, उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे। क्लियर ये चीज?
C12 एटम से कितना टाइम्स हेवियर नहीं, C12 के 1/12 पार्ट से कितना हेवियर, इसको हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे। क्लियर क्लियर। तो जैसे मान ले यार मैं मास लिखता हूँ मैग्नीशियम का, जैसे मास होता है 24, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम मैं 24 लिखता हूँ। इसका मतलब क्या समझूंगा, इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम इज 24 टाइम्स हेवियर देन, सुन ले यार, मैग्नीशियम इज 24 टाइम्स हेवियर देन नॉट C12 एटम। ध्यान देना, मैग्नीशियम इज हेवियर 24 टाइम्स हेवियर देन 1/12 मास ऑफ C12 एटम। समझ रहे हो, मैग्नीशियम इज 24 टाइम्स हेवियर देन 1/12 मास ऑफ C12 एटम। यदि तुम बोल, इसका मतलब यहां पे मैं लिख देता हूं, इट इज 24 टाइम्स heavier than 1/12 mass of C12 atom। ठीक है, ऐसा मत समझ आना इट इज 24 टाइम्स हेवियर देन C12 एटम, इसको 1/12 उड़ा दिया तो गलत हो जाएगा फिर रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब। क्लियर है। इसी तरह से यार ऑक्सीजन का मास 16 होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास की मैं बात करूं 16 का मतलब क्या, इट इज 16 टाइम्स हेवियर देन व्हाट, इट इज 16 टाइम्स हेवियर देन 1/12 मास ऑफ C12 एटम। क्लियर है बच्चों। तो इस तरह से यार रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, हमें किस चीज के बारे में आइडिया देता यार, ये चीज अब उम्मीद है यार क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो रिलेटिव एटॉमिक मास का तो यार डेफिनेशन हो गया। अब इसी 1/12 मास को मैं क्या कहा था, C12 एटम कहा था। तो यदि इट इज 24 टाइम्स हेवियर देन 1/12 मास ऑफ C12 एटम, और हमें पता है 1/12 मास ऑफ C12 एटम का वैल्यू क्या होता है, 1 mu होता है। देख यार इसका वैल्यू कितना होता है, 1 mu होता है। तो इट इज 24 टाइम्स हेवियर देन दिस मच, मतलब 24 mu में इसका वैल्यू कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं, कह सकता हूं ना। तो यार यहां पे मैं मैग्नीशियम का यदि एटॉमिक मास की वैल्यू लिखना हो अपने को तो मैं क्या लिखूंगा, 24 AMU। इसी तरह से ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स हेवियर देन 1/12 मास ऑफ C12 एटम, मतलब यदि इसका मैं बात करूं 1/12 मास ऑफ C12 एटम तो इसका वैल्यू 1 AMU है। और हमें सॉरी ऑक्सीजन के बारे में कर रहे थे, 16 टाइम्स हेवियर देन 1/12 मास ऑफ C12 एटम, ये इसका वैल्यू हमें पता है 1 AMU, और ये 16 टाइम्स हेवियर है, इसका मतलब मैं इसका मास को क्या कह दूंगा, 16 AMU कह दूंगा। क्लियर है, ये चीज क्लियर है, चलिए यार बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैं 16 AMU कह दूंगा। इसी तरह से यार मैं मान लो किसी और एलिमेंट की बात कर लेता हूँ, जैसे मैं नाइट्रोजन की बात कर लेता हूँ। नाइट्रोजन का मास 14 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 का मतलब क्या है, इट इज 14 टाइम्स हेवियर देन 1/12 मास ऑफ C12 एटम। इसका मतलब क्या, 14 टाइम्स हेवियर देन 1 AMU, 1/12 का मास 1 AMU, और इससे 14 टाइम्स हेवियर है तो मैं इसका मास को कितना कह दूंगा, 14 AMU कह दूंगा। समझ में आ रहा है ये चीज। तो इस तरह से एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, ये चीज क्लियर है। तो यार उम्मीद है कि अब यार ये चीज आप लोगों को यार बिल्कुल पूरी अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है बच्चों, तो चल यार आप लोग रिलेटिव एटॉमिक मास का भी डेफिनेशन लिख लेना, और 1 AMU को भी मैंने डिफाइन यहाँ पे कर दिया। ठीक, तो ये चीज आप लोग नोट कर लो। ठीक, तो अब हम लोग कुछ एटम्स के एटॉमिक मास के बारे में पहले जान लेते हैं। ऑलरेडी यार आप लोगों को बताया भी एटॉमिक मास का वैल्यू कि 1 से लेकर 20 तक हर एटम्स का एटॉमिक मास याद होना चाहिए। ठीक, कोई बात नहीं यार, जो बच्चे को याद नहीं भी है मैं फिर से लिख दे रहा हूं। ठीक, अब आप लोग यार इसको याद कर लोगे इसके बाद। ठीक है बच्चों, तो यार नोट कर लो, मैं इसे मिटा देता हूं। तो यार चलो यार देख यार, अब हम लोग एटॉमिक मास के बारे में कुछ एटम्स के एटॉमिक मास के बारे में जान लेते। ठीक, यहाँ पे देखो यार एक 1 AMU को टर्म का हमने यूज किया, और 1 AMU का मतलब क्या होता है, 1/12 मास ऑफ C12 एटम, मतलब C12 एटम के एक एटम का मास का 1/12 भाग को हम 1 AMU कह देंगे। अब बात ये आती है, जैसे मैंने कार्बन हाइड्रोजन का मास लिखा, तो हाइड्रोजन का मास क्या होता है, 1 AMU होता है। कार्बन का मास 12 AMU होता है, नाइट्रोजन का मास 14 AMU होता है। ठीक है, ये सब क्या है यार, याद रखना, ये सब क्या है, एक रिलेटिव मास है। क्या है बच्चों, रिलेटिव मास है, रिलेटिव। और किसके रिलेटिव, C12 एटम के मास के रिलेटिव। और C12 का नहीं बोलेगा, C12 के 1/12 पार्ट के रिलेटिव ये सब वैल्यू दिया गया। 16 AMU का मतलब क्या, इट इज 16 टाइम्स हेवियर देन 1/12 मास ऑफ C12 एटम, ये इसका मतलब। ठीक, अब यार तुम लोग सोच रहे हो ये तो सर AMU में बता दिया, कुछ पल्ले पड़ा ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आया। यार थोड़ा सा मैं इमेजिन भी करा देता हूँ इस चीज को।
आप लोग अगर जानना चाह रहे हो इसका मास कितना होता होगा, जैसे मैं चौक की बात करूँ यार, ये कितना होगा, 2 ग्राम 5 ग्राम होगा ना। मैं अपना यदि बॉडी के वेट की बात करूँ तो मेरे बॉडी का वेट को आप लोग किस यूनिट में मेजर करोगे, आप ही लोग खुद बताओ किस यूनिट में मेजर करोगे। ग्राम और मिलीग्राम तो यूज नहीं करोगे यार, मैं इतना हल्का फुल्का तो हूं नहीं, ठीक। आप लोग केजी में यूज करोगे, इसका मास आप लोग ग्राम में यूज करोगे, और मेडिसिन सब जो आता है उसका मास आप लोग किस में यूनिट में मेजर करते हो, मिलीग्राम में मेजर किया जाता है। और यदि स्मॉलर मान लेयर क्वांटिटी हमारे पास है तो आप लोग माइक्रोग्राम यूज करोगे। और यदि मैं एटम की बात करूं तो यार जरा इमेजिन कर एटम का यार मास कितना स्मॉल होता है, सोच भी नहीं सकते तुम लोग यार कितना स्मॉल होता है। क्यों? क्योंकि यार दिखता ही नहीं तो कहां से सोचोगे, तो बहुत ही स्मॉल होता है एटम का मास। तो इसलिए हमको उसके मास को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बहुत ही स्मॉल यूनिट लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? लाना पड़ेगा ना। तो अब बात आती है यार वैसे कौन सा यूनिट है जो हम लोग एटम के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, तो यार यही है एएमयू। यानी एएमयू मास का ही एक यूनिट है, ऐसा समझ सकते हो तुम लोग, ठीक। एएमयू का एग्जैक्ट मैं डेफिनेशन तो बता दिया। अब मैं जानना चाहता हूं उसका वैल्यू क्या होता है। जैसे 1 केजी यार 1000 ग्राम होता है, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, और 1 ग्राम में 10⁻⁻6 माइक्रोग्राम, सॉरी 1 ग्राम में 10⁻+6 माइक्रोग्राम होता है। एक दूसरे से रिलेट तो कर ले रहे हैं, 1 टन में 1000 केजी होता है। इसी तरह से मैं जानना चाहता हूं कि 1 एएमयू कितना ग्राम या कितना केजी के बराबर होता है, तो क्या मैं जान सकता हूं? यस यार आप लोग जान सकते हो, और मैं यहाँ वैल्यू लिख दे रहा हूं 1 एएमयू का इन ग्राम। जो इन ग्राम वैल्यू होता है वो है 1 एएमयू का वैल्यू इन ग्राम 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। और यदि आपको मान लो यार प्रॉब्लम में कहीं यूज करना तो 1.67 को क्या लिखोगे यार, मैं कल बताया था आप लोग यार, और तुम लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, तुम लोगों को पता होगा 1.67 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2/3। यदि कभी प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो आप डेसिमल या जो डेसिमल है उसको यार फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। प्रॉब्लम सॉरी यार यहाँ पर 2/3 नहीं 5/3 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है बच्चों? तो यार अब तुम लोग यार इमेजिन कर सकते हो, यदि हाइड्रोजन का मास मैं 1 एएमयू बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब जरा इमेजिन कर कितना स्मॉलर वैल्यू है। इसको यदि मैं इमेजिन करूंगा तो 1.67 बाय 10⁻24, 1 2 3 4 5 6 7 8 बोर्ड भर जाएगा। मतलब समझ रहे हो 1.67 को इतना से डिवाइड करना यार 0.0000000 कोई अंत ही नहीं आएगा। और होना भी चाहिए यार, एटम में इतना स्मॉल होता है जो दिख नहीं रहा है, उसका मास तो स्मॉल होना भी चाहिए ना। और देख भी सकते हो यार यहाँ से कितना स्मॉल होता है एटम का मास। क्लियर है ये चीज? इसी तरह से मैं जानना चाहता हूँ कार्बन का मास, कार्बन एटम का मास कितना आ रहा है, 12 एएमयू आ रहा है। 12 एएमयू का मतलब क्या, 1 एएमयू का मतलब इतना, तो 12 एएमयू का मतलब क्या, 12 इंटू दिस मच, मतलब इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो दिस मच। ये भी तो यार बहुत छोटा है कि नहीं, देख यार 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, थोड़ी ना बहुत बड़ा हो गया, अभी भी यार छोटा ही है, क्योंकि नीचे क्या लगा हुआ है 10⁻24 लगा है। इसी तरह से मैं बात करूं नाइट्रोजन के मास की 14 एएमयू, यानी 12 की जगह पे 14 आ जाएगा। अब भी क्या यार मास बहुत ही स्मॉल है, और होना भी चाहिए यार। हम एक सिंगल एटम के मास की बात कर रहे हैं, तो एक सिंगल एटम का मास देख सकते हो यार कितना स्मॉल होता है। तो यार एग्जैक्ट वैल्यू मैंने आपको बता दिया यार एएमयू क्या होता है। तो इस तरह से यार आप लोग थोड़ा फील कर पा रहे होगे कि यार एक एटम का मास अच्छा इतना मतलब स्मॉल होता है। एक फीलिंग आना यार जरूरी है, ताकि यार आप थोड़ा सा चीज को यार दिख नहीं रहा लेकिन थोड़ा इमेजिन कर पाओ, ठीक है ना। केमिस्ट्री में यार एक चीज जान ले, आपको यार एटम मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से खेलना है, और वो तो दिखने वाला है नहीं, इसीलिए क्या है सब कुछ आपको तीसरी आंखों से देखना पड़ेगा, ठीक। लेकिन यार आप लोग टेंशन नहीं लेना, हर चीज आप लोग यार इमेजिन करवा कर मैं दूंगा, ठीक है ना। इसका आप लोग टेंशन नहीं लेना, हर चीज आपको यार मैं एकदम विजुअलाइज करवा दूंगा। मतलब क्या है, आपके सामने एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रखा हुआ है और आप उसके साथ खेल रहे हो, ठीक है। तो इसलिए यार टेंशन नहीं लेने का, यार बड़े मतलब मजे के साथ हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया यार 1 एएमयू का मतलब क्या होता है, इसका क्या रोल है, इसको हम लोग किस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं, ये चीज यार आपकी उम्मीद है क्लियर होगी, ठीक। अब हम लोग एक एक करके कुछ एटम्स के एटॉमिक मास के बारे में जान लेते हैं, ठीक। और 1 से लेकर 20 तक आपको याद होनी चाहिए। मैंने बेसिक्स जब लेक्चर्स बनाया था तो भी वहां मैंने बताया था, और मैं फिर से इसके बता दे रहा हूं, ठीक। इसलिए यार इसके बाद मैं नहीं बताने वाला, लास्ट में बता रहा हूं, ठीक। तो यार एक एक करके मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लो। यहाँ पे एलिमेंट होगा, यहाँ एटॉमिक मास होगा। हाइड्रोजन का मास 1, हीलियम का मास बता दे चल यार, तुम लोग कैसे बताओगे, आदत हो गया यार क्लासरूम वाला।
हीलियम के बाद लिथियम, लिथियम का मास कितना होता है 7, बेरिलियम, बेरिलियम का मास कितना 9, बोरोन, बोरोन का मास कितना 11, कार्बन, कार्बन का मास 12, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का मास 14, ऑक्सीजन का मास 16। फिर इधर मिटाना पड़ेगा यार मुझे, तो यार नोट कर लेना फिर से। चलिए यार ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद अब यार मैं यहाँ पे डायरेक्ट एलिमेंट लिखता हूँ। ऑक्सीजन के बाद क्या आता है बताओ, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नियॉन, नियॉन के बाद सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, देन एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस। सही। फ्लोरीन का कितना आता है यार, फ्लोरीन का 19, नियॉन का 20, सोडियम का 23। देखिए यार हर जगह डबल नहीं होता, कहीं कहीं डबल से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का कुछ छूटा नहीं ना 27, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31। ये सब यार याद कर लेना तुम लोग। सल्फर का 32, सल्फर का क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है 35.5। फिर आर्गन, आर्गन का कितना होता है 40, पोटेशियम का कितना होता है 39, कैल्शियम का कितना होता है 40। अप टू 20 तक में याद रखना यार, आर्गन का 40 होता है, पोटेशियम का 39, कम हो जाता है, ठीक ना। तो इसीलिए यार थोड़ा हो सकता है यार कन्फ्यूजन हो जाए, तो इसलिए यार ध्यान रखना पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40। इसके अलावा यार कुछ कुछ और आइटम्स है जिसका यूज होगा, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऐसे एलिमेंट का एटॉमिक मास। आयरन का 56 आपको लेना है, फिर कॉपर का आपको 63.5 लेना है, और कुछ कुछ आइटम्स और भी हैं। आयोडीन का मास 127 लेना है, सिल्वर का मास आपको 108 लेना है। सिल्वर के बाद देखो यार जिंक, जिंक का एटॉमिक मास कितना हो जाता है 65.3। ठीक, तो ये कुछ आइटम्स का एटॉमिक मास है यार जो आप लोगों को यार याद रखनी है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने सभी आइटम्स अप टू 20 प्लस उसके अलावा भी कुछ कुछ एलिमेंट्स है जिनका आपको एटॉमिक मास याद रखना है। ठीक, तो यार उम्मीद है यार इस बार आप लोग यार एटॉमिक मास याद कर लो, क्योंकि मैं आप हर बच्चे से यार पूछने वाला हूँ ये चीज। ठीक, तो नेक्स्ट जब भी अब जूम पे हम लोग आएंगे तो यार पहले एटॉमिक मास मैं हर बच्चे से पूछूंगा। ठीक, तो यार उम्मीद है यार आप लोग यह चीज लिख लिया होगा, तो लिख लो आप लोग, मिटा देता हूं मैं। फिर अब हम लोग एटॉमिक मास के बाद मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। ठीक, और एक चीज एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, उसके बाद उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, उसका यूनिट क्या होता है, उस चीज पे हम लोग आएंगे। ठीक है बच्चों, तो यार मैं अब मॉलिक्यूलर मास लिखना सिखा देता हूं आप लोगों को। तो देखिए यार बच्चा लोग, अब मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, अभी मैं बस अभी एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास जो अभी मैंने पढ़ा उसका यूनिट पे भी अभी आऊंगा मैं। ठीक है ना, उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है यूनिट का, वो भी चीज को समझूंगा। अभी बस मैं आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने सिखा रहा हूं। ठीक, केवल मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कौन कौन से आइटम का आपको एटॉमिक मास याद रखना है, कौन कौन से आइटम का एटॉमिक मास यूज होने वाला है केमिस्ट्री में, अभी बस मैं यही बता रहा हूं। ठीक, तो यार मॉलिक्यूलर मास पे बात है। सबसे पहले यार मॉलिक्यूल क्या होता है, ऑलरेडी यार आप लोगों को बेसिक सेक्शन में पढ़ा चुके हैं। मॉलिक्यूल जहां भी ग्रुप ऑफ एटम्स दिख जाए उसे हम मॉलिक्यूल कह देंगे। ठीक, हाँ, लेकिन जरूरी है कि उसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी होना चाहिए। सबसे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल की बात करूं तो H2 हो जाएगा। अब बात आती है H2 का मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो देखिए यार हाइड्रोजन का एक एटम का मास कितना होता है यार, बता कितना होता है, एक एटम का मास 1। देखिए यार हाइड्रोजन दो एटम से मिलकर बना होगा ना, एक एटम का मास 1, दो हाइड्रोजन है तो 1 × 2 दैट इज 2। अभी यार मैं यूनिट की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए अब यूनिट क्या होगा नहीं होगा उसको आपको सोचना भी नहीं है। फिर मैं और दूसरा एग्जांपल लेता हूं, नाइट्रोजन N2 की मास की बात करता हूं। N2 में कितना नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का मास 14, फिर एक और नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन इस तरह का, 14 × 2 28, मतलब 2 नाइट्रोजन है तो 14, एक का 2 का कितना हो जाएगा 14 × 2 28। इसी तरह से O2 का, तो एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। देखिए इधर अभी लिखे हुए थे, ठीक है ना, तो यार वहां से आप लोग याद कर लेना। ऑक्सीजन का 16, 2 एटम है तो 16 × 2 32। इसी तरह से यार मान लो O3, O3 का नाम क्या होता है बताया थे तुम लोग को, याद है क्या होता है, O3 ओजोन। एक ऑक्सीजन आइटम का 16, लेकिन कितना ऑक्सीजन दिख रहा है 3, तो 16 × 3 48। ऐसा भी समझ सकते हो, O3 का मतलब O + O + O, 3 ऑक्सीजन है, 16 16 16, मतलब 16 × 3 48। क्लियर है ये चीज बच्चों। चलो यार और कुछ एग्जांपल लेते हैं। H2O, ये सब क्या था, एलिमेंट था। अब ये क्या है, कंपाउंड से। यदि एक ही एटम से कोई स्पीसीज बना तो वो एलिमेंट हो जाएगा, और एक से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। कंपाउंड का हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, दिख रहा है H2O में 2 हाइड्रोजन का आइटम, 1 ऑक्सीजन का आइटम दिख रहा है।
दो हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, देखिए हाइड्रोजन का एक एटम का मास 1 होता है, एक एटम का मास 1 into 2, दो हाइड्रोजन एटम है ना, तो 1 into 2 2, अब प्लस ऑक्सीजन का एक एटम दिख रहा है और एक एटम का मास कितना 16, तो 2 + 16 18। ये यार याद भी रखना आप लोग को, H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, क्लियर। NH3 का मास पे आ जाओ, नाइट्रोजन में का मास कितना होता है 14, हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है बताओ, एक एटम का मास 1 और यहाँ पे 3 आइटम है तो 1 into 3 3, 14 + 3 कितना हो गया 17, क्लियर है बच्चों। इसी तरह से CH4 का मास की हम बात करते हैं, CH4 में एक कार्बन एटम का मास 12 और 4 हाइड्रोजन एटम है, हमें एक हाइड्रोजन एटम का मास पता है 1, 4 हाइड्रोजन एटम है तो 1 into 4 4, तो 12 + 4 16, क्लियर है बच्चों। इसी तरह से यार मान लो मैं और कुछ ले लेता हूं मॉलिक्यूल, लाइक C6H12O6, इसका नाम क्या होता है ग्लूकोज, इसका मास हम निकालना है यार, आप लोग पहले खुद से कोशिश करके बताओ यार इसका आंसर क्या आएगा। तो चलो यार मैं इधर बताता हूं, कार्बन के एक एटम का मास 12, 6 एटम दिख रहा है तो 12 into 6 72, प्लस हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1, 12 एटम है तो 1 into 2 12, प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 into 6 यहाँ पे लिख दूंगा मैं, ये वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, आप लोग यार कैलकुलेट कर लेना, ये मास आ जाता है 180। तो ग्लूकोज का एटॉमिक मास होता है सॉरी मॉलिक्यूलर मास, यहाँ मैं क्या टर्म यूज करूंगा मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मॉलिक्यूल है ना इसलिए मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाता है 180। इसी तरह से C12H22O11, ये किसका फार्मूला यार पता होगा तुम लोगों को, बता दे यार बच्चा, सुक्रोज, क्या होता है यार बच्चों सुक्रोज, इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना, क्या हो जाएगा, एक कार्बन का मास 12, कितना कार्बन इस तरह का दिख रहा है 12, तो 12 into 12 144, एक कार्बन आइटम का मास 12, लेकिन इस तरह का 12 कार्बन आइटम है तो 12 into 12 हो जाएगा, प्लस एक हाइड्रोजन आइटम का मास 1, इस तरह का 22 हाइड्रोजन है तो 1 into 22, प्लस एक ऑक्सीजन आइटम का मास 16 और इस तरह का 11 ऑक्सीजन आइटम है, इसको यार आप लोग कैलकुलेट कर लेना, ये वैल्यू आ जाता है 342, ठीक है ना, ये आप लोग यार कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना, जोड़ घटाव तो तुम लोग यार जानते ही होगे। चल ये हो गया सर, इसके अलावा और कुछ मॉलिक्यूल्स देख लेते हैं, NH2CONH2, इसका नाम होता है यूरिया, क्या होता है बच्चों यूरिया, NH2CONH2, इसका हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट, चलो यार देखते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, 14 प्लस दो हाइड्रोजन का मास 2, एक कार्बन का मास 12, एक ऑक्सीजन का मास 16, फिर एक नाइट्रोजन का मास 14, दिख रहा है ना, और फिर दो हाइड्रोजन आइटम का मास 12, इसको आप लोग यार सम कर लो, सम करोगे तो ये मास आ जाता है 60, ये जोड़ना तुम्हारा काम है, ठीक है। तो इस तरह से यूरिया का भी एटॉमिक मास कितना होता है 60, ठीक। तो इस तरह से हम लोग मॉलिक्यूल का मास को कैलकुलेट करते हैं, कुछ और 2-4 मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करना सीख लेते हैं, इधर का मैं मिटा देता हूं, ठीक है। चलिए तो अब छोटा बड़ा यदि दे दिया जाए तुम लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। मान लिया कैल्शियम कार्बोनेट का एटॉमिक मास हमको याद करना है, फाइंड आउट करना है, इसका डिटरमाइन करना है वैल्यू, कैल्शियम कार्बोनेट का मास क्या होगा। चलिए बच्चा लोग तुम लोग कैलकुलेट खुद से करके बताओ क्या होगा। कैल्शियम का एक एटॉमिक का मास 40, कार्बन का एक एटम है ना 12, ऑक्सीजन का 3 एटम है तो 16 into 3 48, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ऑक्सीजन का एक एटम 16, 3 एटम है तो 16 into 3 48, ये कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 100, ठीक, ये तुम्हारा काम था। इसी तरह से मैं और चलो कैलकुलेट करता हूँ, Na2SO4, यार रुको, मैं नेक्स्ट कैलकुलेट करता हूँ Al2SO4 होल थ्राइस, इसका आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप लोग पहले वीडियो पॉज करके फिर से खुद से इसका आंसर बताओ क्या आएगा, मैं इधर सॉल्व करता हूँ, क्लियर। एल्युमिनियम, एक एल्युमिनियम का मास कितना होता है 27, कितना एल्युमिनियम दिख रहा है, दो एल्युमिनियम का मास कितना हो गया 27 into 2, समझ में आ रहा ना, एक एल्युमिनियम 27, दो एल्युमिनियम आइटम है तो 27 into 2, प्लस अब देखिए SO4 होल थ्राइस लगा है, होल थ्राइस का मतलब क्या हो गया, एक तो हम लोग पहले क्या करेंगे, SO4 यहाँ पे 3 बार है, ये मतलब हुआ SO4 3 बार SO4 है, तो पहले हमें एक SO4 का तो मास पता चल जाए, एक SO4 का मास कितना हो जाएगा, सल्फर का 32 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 और 4 ऑक्सीजन है तो 16 into 4 64, तो ये एक SO4 का मास पता चल गया, और इस तरह का 3 SO4 है तो जो भी आएगा इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यार इसका आंसर मुझे नहीं पता, तो चलिए यार कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 2 6 6 3 9 into 3, क्लियर है यार, 4 2 6 6 3, ठीक, ये वैल्यू आया, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 54 प्लस 3 6 18
9 या 27 1 28, ठीक। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 8 4 12, 8 5 13, 1 14, 2 1 3, 342 आ जाता है ये भी वैल्यू, ठीक। 8 4 12, 8 5 13, 1 14 और 2 का 1 3, ठीक। तो इस तरह से यार L2SO4 होल थ्राइस का ये वैल्यू निकालना सीख गए। और 2-4 हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं यार, जिससे कि मॉलिक्यूलर मास निकालने में इसके बाद आप लोगों को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चल किसका एग्जांपल लिया जाए? CaNO3 होल ट्वाइस, क्या है ये? कैल्शियम नाइट्रेट। क्या है बच्चों? कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम का मास कितना होता है? 40 प्लस नाइट्रोजन ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन का 14 प्लस एक ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन आइटम है तो 16 3 48, और इस तरह का नाइट्रेट कितना दिख रहा है? 2 ना, तो इसको इंटू 2 कर देंगे। क्लियर? तो 40 प्लस कितना हो जाएगा, ये जोड़ो यार, 58 62 हो जाएगा, ठीक, इंटू 2। तो इस तरह से यार इसको जोड़ दोगे तो 164 आ जाएगा वैल्यू, ठीक। तो इस तरह से कैल्शियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? 164, ठीक। ऐसे देखो यार, जो भी आयनिक कंपाउंड होता है ना, उसके लिए हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज नहीं करते, उसके लिए हम लोग फार्मूला मास टर्म यूज करते हैं। 2 टाइप के कंपाउंड होते हैं, एक आयनिक कंपाउंड होता है और दूसरा कोवेलेंट कंपाउंड। तो जो आयनिक कंपाउंड होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फार्मूला मास, और जो भी कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड जिससे पहले लिख रहे थे वो सब कोवेलेंट कंपाउंड था, H2O, CH4, NH3, वो सब कोवेलेंट कंपाउंड, उसके लिए मॉलिक्यूलर मास टर्म यूज करते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे आप लोग यार फार्मूला मास को, मॉलिक्यूलर मास को सबको एक ही समझता है, ठीक। इसलिए मैं सबको मॉलिक्यूलर मास ही कहूँगा, तो इसलिए आपको अभी कंफ्यूज नहीं होना। फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास, यदि बुक में ऐसा दिख गया लिखा हुआ फार्मूला मास तो समझ जाना वो भी मॉलिक्यूलर मास ही है, और बस डिफरेंस यही है कि फार्मूला मास हम लोग आयनिक कंपाउंड के लिए यूज करते हैं और मॉलिक्यूलर मास कोवेलेंट कंपाउंड के लिए यूज करते हैं, ठीक। चलिए अब एक और मैं कंपाउंड दे रहा हूं, CuSO4.5H2। इसका नाम क्या होता है यार, तुम लोग को शायद नहीं पता, मैं बता दे रहा हूं, CuSO4.5H2। देखिए ये जो .5H2 ना, इसको हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और इसका जो नाम होता है ये होता है ब्लू विट्रियल। क्या होता है बच्चों? ब्लू विट्रियल। अब इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाए, ठीक, तो देख लेना क्या मेथड है। सबसे पहले CuSO4 और फिर इसमें .5H2 है। अब इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर देंगे? Cu का मास कितना होता है? 63.5, फिर सल्फर का एक एटम तो 32, फिर ऑक्सीजन का 4 एटम तो एक ऑक्सीजन का 16, 4 ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 64 प्लस। अब 5H2 को हम लोग क्या करेंगे, तो याद रखना 5H2 का मतलब 5H2 का मॉलिक्यूल है, और एक H2 का मास कितना होता है? एक H2 का तो 2 + 16 18, और यहाँ पे 5H2 है तो 5 × 18 कर देंगे, दैट्स इट, खत्म कहानी। तो यार इसलिए ये 5H2 अगर आप सोचने मत लगना यार ये क्या हो जाएगा, इसका जस्ट एक H2 का निकालो, उसका 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो ये वैल्यू आ जाता है, आप लोग जोड़ लेना यार, 249.5 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये खुद से कैलकुलेट आप लोग कर लेना। तो यार इस तरह से ब्लू विट्रियल का मास क्या हो गया? 249.5। इसी तरह से एक और आपको मास खुद से कैलकुलेट करना, FeSO4.7H2O। इसको कहा जाता है ग्रीन विट्रियल। क्या कहा जाता है बच्चों? ग्रीन विट्रियल। इसका मास क्या होगा यार, ये आपको खुद से कैलकुलेट करके बताना है। मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप वहाँ करो कैलकुलेट। Fe का मास 56, सल्फर का मास 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 64, 7H2O। तो 7H2O का मतलब कितना? 7 इंटू 18। क्लियर है ये चीज? चलिए यार इसको जोड़ लो वैल्यू, तो ये 4 2 6 6 6 12, और बच गया 1 6 1 7 7 3 10 5 15, ठीक है यार, 152 आ गया यहाँ तक। अब इसके बाद ये वैल्यू कितना हो जाता है? 126। अब इसको यार हम जोड़ देते तो 6 2 8 2 5 7 2, कितना आ गया? 278, ठीक। तो इस तरह से ग्रीन विट्रियल का मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया? 278। तो यार अब इस तरह से यदि कहें .5H2, ये सबको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक। तो इसलिए इस तरह के टर्म से आप यदि कहीं दिखे तो आपको यार डरना नहीं है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये मतलब एक तरह से केमिकली बॉन्डेड ही होता है, ठीक है ना। मतलब कि ये पूरी तरह से इसके साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये जस्ट एक तरह से मैं बोल सकता हूँ एब्जॉर्ब हो गया H2O इस CuSO4 मॉलिक्यूल में, और एब्जॉर्ब होते ही ये CuSO4 का कलर को ये ब्लू बना देता है, इसलिए इसको ब्लू विट्रियल कहा जाता है,
ठीक है। तो हम लोग यार अब देख लिया कि यार किस तरह से मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट किया जाता, और इधर हमने क्या देखा था, एटॉमिक मास, उसके बाद फिर मॉलिक्यूलर मास। तो ये दो चीज हम लोग सीख लिए, और इसके अलावा रिलेटिव एटॉमिक मास और सिंपली एटॉमिक मास, एएमयू का मतलब क्या होता है, ये चीज को आज हमने जाना। तो अब नेक्स्ट क्लास में ये जो एटॉमिक मास और जो मॉलिक्यूलर मास जाने ना, इसका एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या है, इसको हम लोग किस तरह से यार मतलब इमेजिन करेंगे, विजुअलाइज करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब ये सब चीज जानेंगे। ठीक, एटॉमिक मास को हम लोग किस किस यूनिट में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे हम लोग हाइड्रोजन का मास 1 AMU होता है, तो ये 1 AMU का एग्जैक्ट मतलब क्या, इस चीज को हम लोग जानेंगे। फिर इसी तरह से हाइड्रोजन का मास हम लोग 1 ग्राम भी पढ़ेंगे आगे। एक तो AMU पढ़ेंगे और एक 1 ग्राम पढ़ेंगे, दोनों यूनिट हम लोग यूज करेंगे, AMU भी यूज करेंगे, ग्राम भी यूज करेंगे। दोनों कब यूज करते हैं और दोनों का क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है, इस चीज को भी जानेंगे। जैसे इसी तरह से ऑक्सीजन का 16 AMU भी होता है और 16 ग्राम भी होता है। इसका मतलब क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों को हम लोग यूनिट कब यूज करते हैं, तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो यार आज के लिए हम लोग यार वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग यार नोट कर लो और एक बार यार जरूर आप लोग यार रिवाइज कर लेना खुद से। ठीक, तो यार वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे बच्चों।